नमस्कार दोस्तों। आज हम संचार का सिद्धांत भाग 2 के बारे में परिचर्चा करेंगे। आज ये दूसरा भाग है संचार के सिद्धांत का। इस भाग में आज हम संचार के उपागमों की परिचर्चा करेंगे। कौन कौन से संचार के प्रमुख प्रतिमान हैं, कि किस तरह से संप्रेषण होता है, उन विचारकों का क्या चिंतन है, इसके बारे में परिचर्चा करेंगे। इसके अलावा संचार के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्वों अथवा घटकों की आवश्यकता होती है, उसके बारे में भी परिचर्चा की जाएगी। इसके साथ ही तीसरा जो इसका मुख्य उपभाग होगा वह होगा संचार में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, और चौथा भाग होगा संचार का महत्व क्या है। तो आज संचार के सिद्धांत भाग 2 में 4 मुख्य उपभाग रखे गए हैं। आज आपको थोड़ा ध्यान से सुनना और देखना होगा, क्योंकि संचार के प्रतिमान थोड़े जटिल प्रकृति के हैं और अलग अलग परिस्थितियों में विचारकों के द्वारा इन संचार प्रतिमानों का प्रतिपादन किया गया है। तो आइए आज संचार के कौन कौन से प्रतिमान हैं, इसके बारे में हम अपना आज का व्याख्यान शुरू करते हैं। देखिए, संचार के मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के प्रतिमान, कौन कौन से प्रतिमानों के बारे में हम आज परिचर्चा करेंगे। संचार का पहला प्रतिमान है अरिस्टोटेलियन मॉडल, इसे अरस्तुवादी प्रतिमान कहा जाता है। संचार का दूसरा प्रतिमान है हेराल्ड लासवेल प्रतिमान। संचार का तीसरा मॉडल है शैनन और वीवर मॉडल। संचार का चौथा प्रतिमान है न्यूकॉम्ब मॉडल। संचार का पांचवा प्रतिमान है विल्बरश्राम और ओसगुड का मॉडल। और संचार का छठवां प्रतिमान है डेविड बेरलो का प्रतिमान। और संचार का सातवां प्रतिमान है हेलिक्स का मॉडल या हेलिक्स प्रतिमान। तो हम 7 सिद्धांतों और उपागमों के बारे में आज चर्चा करेंगे, जो भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा प्रतिपादित किए गए। अधिकांश को इनके प्रतिपादक अथवा प्रोपोनेंट, जो प्रस्तावक हैं, उन्हीं के नामकरण के आधार पर इन्हें प्रतिमान के नाम से जाना जाता है। आइए, सबसे पहले आज हमारा प्रतिमान है अरिस्तोवादी प्रतिमान, अरिस्टोटेलियन मॉडल इसको कहा जाता है। दोस्तों, जिस तरह से राजनीति विज्ञान के चिंतन की शुरुआत पाश्चात्य दुनिया से मानी जाती है, यद्यपि भारतीय चिंतन भले ही उससे पुराना रहा हो, फिर भी व्यवस्थित और वैज्ञानिक क्रम में इस चिंतन का प्रतिपादन पश्चिमी दुनिया के विद्वानों के द्वारा किया गया। अतः हमारी असहमति होते हुए भी ये वास्तविकता है और यथार्थ सत्य है कि यूनानी विचारक अरस्तु के द्वारा राजनीतिक चिंतन को व्यवस्थित और वैज्ञानिक स्वरूप में स्थापित किया गया। यही कारण है कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान के पिता या जनक और पितामह की संज्ञा दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि राजनीति विज्ञान के जनक के द्वारा संचार के प्रतिमान का किस तरह से प्रतिपादन किया गया है, अथवा वह संचार प्रतिमान से किस तरह से संबंधित है। दोस्तों, अरस्तु ही पहला वह विचारक रहा है जिसने इस दुनिया में, इस राजनीतिक चिंतन की दुनिया में संचार की प्रणाली को स्थापित करने का पहला दार्शनिक प्रयास किया है। दोस्तों, आपने सुकरात की उस पद्धति के बारे में जरूर सुना होगा जिसे डायलेक्टिकल मेथड या द्वैतवाद की प्रक्रिया कहा जाता है, जिसको प्रश्नोत्तर श्रेणी कहा जाता है, जो यूनानी भाषा में मोनोलॉग शैली के नाम से चर्चित रही है। यहाँ अरस्तु ने संचार की इस प्रणाली को एक पक्षीय प्रणाली माना है। अरस्तु का यह कहना है कि संचार के लिए 3 मुख्य घटक होते हैं, और इन 3 मुख्य घटकों में सबसे प्रभावी जो भूमिका होती है वह वक्ता की, स्पीकर की, बोलने वाले की होती है, संदेश देने वाले की होती है, प्रेषक की होती है। इसलिए वह प्रमुख भूमिका का निर्वहन करता है और संचार की पूरी प्रणाली उसी पर आधारित होती है। देखिए, यहाँ पर अरस्तु पहला दार्शनिक चिंतक था जिसने 3री शताब्दी पूर्व, ईसा शताब्दी ईसा पूर्व संचार प्रतिमान का विकास किया, जिसे अरस्तुवादी संचार प्रतिमान के नाम से भी जाना जाता है। अरस्तु का यह प्रतिमान उसके नाम से ही जाना जाता है, अरस्तुवादी संचार प्रतिमान इसे कहा जाता है। अरस्तु का कहना है कि इस प्रतिमान के अंतर्गत संदेश भेजने वाला अर्थात प्रेषक एक्टिव मोड पर सक्रिय भूमिका में रहता है, जबकि श्रोता
निष्क्रिय भूमिका का निर्वहन करता है। श्रोता को दोस्तों केवल सुनने का कार्य है, रेस्पॉन्स करने का कार्य नहीं है। वक्ता को प्रभावी भूमिका दी है जो श्रोता को मंत्र मुग्ध कर देता है अथवा अपने विचारों के अनुकूल बना लेता है। यह वास्तव में वाक्पटुता के माध्यम से श्रोता की वैचारिक विचारधारा को या वैचारिक स्थिति को अपने अनुकूल बना लेने की एक कला है, जिसे भाषण कला भी कहा जाता है। अरस्तु के अनुसार इस संचार प्रणाली में 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। नंबर 1 प्रेषक, जिसे वक्ता कहा गया है। अरस्तु के द्वारा इसे स्पीकर वक्ता कहा गया। बोलने वाला, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं वक्ता की भूमिका का निर्वहन कर रहा हूँ। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, किसके बारे में पढ़ा रहा हूँ, क्या अध्यापन कराया जा रहा है संचार के प्रतिमानों के बारे में, तो ये मेरे द्वारा आपको दिया जाने वाला क्या है, संदेश है, मैसेज। तीसरा, आप मुझसे क्या सूचना प्राप्त कर रहे हो, समझ के साथ, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए मैंने कहा था कि समझ भी होनी चाहिए। तो प्रेषित, आप रिसीवर की भूमिका का निर्वहन कर रहे हो, सूचना प्राप्त करने वाले की भूमिका का निर्वहन, आप श्रोता हो। इसलिए अरस्तु ने ये कहा है कि संचार प्रक्रिया में 3 मुख्य घटक होते हैं। वक्ता होता है, दूसरा संदेश, वो क्या कहना चाहता है, और तीसरा इसकी बात को सुनने वाला कौन है, वह क्या सुन रहा है। अरस्तु के इस संचारवादी प्रतिमान का, संचार प्रतिमान का आज भी बहुत बड़े स्तर पर उपयोग किया जाता है। आपने इसे महसूस भी किया होगा, आप इसके भागीदार भी रहे होंगे। यह उपागम विशिष्टता व्याख्यान मालाओं में जो लेक्चर्स, स्पेशल लेक्चर्स, इनवाइटेड लेक्चर्स, मुख्य अतिथि जो गण अतिथि होते हैं उनको बुलाकर विभागों में, विश्वविद्यालयों में, संगठनों में, अनेक सेक्शंस में आयोजन करवाया जाता है, विशेष व्याख्यान कराए जाते हैं। वो क्या है, वो व्याख्यान मालाएं होती हैं, संगोष्ठियां होती हैं, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सम्मेलन होते हैं। इनमें इस अरस्तुवादी संचार प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। अरस्तु का ये कहना है कि यहाँ एक पक्षीय संचार होता है, लाइनर कम्युनिकेशन होता है। इसलिए वक्ता को अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान जंग में उतरना चाहिए और वह अपने भाषण को जहाँ ठहरा हुआ हो या पूर्व तैयारी, अपने मुख्य भाषण से पहले तैयारी करनी चाहिए, उसकी कंटेंट को तैयार करना चाहिए, की पॉइंट को तैयार करना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सी सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेज में जो चीफ गेस्ट होता है या प्रेसिडेंट जो अध्यक्षता करता है, उसके द्वारा अपने साथ एक लेखन की छोटी सी पुस्तिका भी लाई जाती है। और कुछ वक्ता ऐसे भी होते हैं जो नहीं लाते हैं। इसका मतलब वो भाषण कला में निपुण होते हैं, वाक्पटु होते हैं। यही अरस्तु कहना चाहता है। इसमें रेस्पॉन्स नहीं होता है क्योंकि लिसनर को केवल सुनना ही होता है। आप सीधे उस समय वक्ता से प्रश्न नहीं कर सकते। यद्यपि कुछ ऐसे सम्मेलनों और संगोष्ठियों में प्रश्नोत्तर का समय और कालांश अथवा सेशन भी रखा जाता है, और नहीं रखा जाए तो आपको ये कोई अवसर नहीं है कि आप ऑब्जेक्शन करें उसका भाषण होने से पहले। और इसलिए वक्ता पर अरस्तु ने ज़्यादा ध्यान दिया है कि वक्ता इस तरह से अपने आप को, अपने विचारों को प्रस्तुत करे कि श्रोता के पास पूछने के लिए कोई प्रश्न बचे ही नहीं, शेष ही नहीं रहे। नेक्स्ट मॉडल है हेराल्ड लासवेल का प्रतिमान। इस प्रतिमान का प्रतिपादन हेराल्ड लासवेल ने किया है, इसलिए इस मॉडल को हेराल्ड लासवेल का मॉडल भी कहा जाता है। हेराल्ड लासवेल के द्वारा 1948 में एक रचना की गई है। उस अपने आलेख में उसने, आलेख का शीर्षक है द स्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन इन सोसाइटी। इसके अंतर्गत इस प्रतिमान का लासवेल के द्वारा विवेचन किया गया है, विवरण दिया गया है। लासवेल के अनुसार संचार प्रणाली को लासवेल ने 5 प्रश्नों, 5 क्वेश्चंस के साथ, 5 प्रश्नों के साथ संबंधित किया है कि संचार प्रणाली क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है। संचार प्रणाली को समझने के लिए इन 5 प्रश्नों का जवाब खोजना ही संचार प्रणाली है। इन 5 प्रश्नों का अगर आप उत्तर खोज लेते हैं, उसका उत्तर ढूंढते हैं, उनका उत्तर जवाब खोजना ही, उसका अनुसंधान करना ही क्या है, संचार है। ये 5 प्रश्नों के जवाब खोजने से संबंधित माना है। अर्थात कौन कह रहा है, कौन है कहने वाला, वह कहने वाला क्या कह रहा है। दूसरा यहाँ पर है कि क्या कह रहा है। तीसरा यहाँ पर है किस माध्यम से वो कह रहा है। चौथा है कि वह किसको कह रहा है, और 5वां उसके कहने का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन 5 प्रश्नों से संबंधित प्रणाली को संचार प्रणाली हेराल्ड लासवेल ने कहा। यद्यपि ये पूर्ण प्रणाली नहीं है, परंतु प्रारंभिक अवस्था में लासवेल के द्वारा एक सामाजिक संरचना के रूप में संचार प्रणाली को अभिव्यक्त किया गया है कि संचार प्रणाली में 5 मुख्य आधार होते हैं। इन 5 का जवाब इस संचार प्रणाली को स्पष्ट करता है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं।
कौन जो इससे जुड़ा हुआ है, प्रेषक, संदेश देने वाला। कौन का मतलब यहाँ है कौन कह रहा है, ये कहने वाला कौन है, वक्ता है, प्रेषक है। वह क्या कह रहा है, ये क्या संदेश से संबंधित है कि वह क्या कहना चाह रहा है, कौन सी सूचना दे रहा है, कैसा मैसेज कन्वे कर रहा है। तीसरा है कि वह किस चैनल से, मौखिक कह रहा है, वर्बल कह रहा है, फॉर्मल कह रहा है, इनफॉर्मल कह रहा है, अपवर्ड्स है, डाउनवर्ड्स है, उसका माध्यम क्या है, टेलीफोनिक है, डायरेक्ट है, जो भी है, सांकेतिक है, उस माध्यम चैनल की बात की गई। चौथा है किसको, अर्थात वो किसको कहना चाह रहा है, उसके श्रोता कौन है, लिसनर कौन है, रिसीवर कौन है, प्रेषित इसको कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है क्या, जो पांच क्या से जुड़ा हुआ है, पांच प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। क्या का मतलब है उसके कहने का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन पांचों का जवाब ही संप्रेषण का प्रतिमान है। लासवेल ने बेसिकली अरस्तुवादी प्रतिमान का समर्थन किया है। केवल लासवेल ने अरस्तु के मॉडल में एक नया घटक जोड़ा है और वह है मीन्स, चैनल। बाकी संदेश होता है, मैसेज प्रेषक भी होता है, और वो मंत्रमुग्ध करने की बात भी अरिस्टोटल कह रहा है। इसलिए लासवेल ने अरस्तुवादी प्रतिमान की भाषण कला, ये देखिए शब्द लिखा भाषण कला, इस भाषण कला में बात कहने का तरीका, आर्ट होती है, के में माध्यम को जोड़कर प्रस्तुत किया है। यह है हेराल्ड लासवेल का प्रतिमान। तीसरा प्रतिमान है शैनन और वीवर का प्रतिमान। संचार का यह प्रतिमान 1949 ईस्वी में शैनन और वीवर के निर्देशन में बैल प्रयोगशाला से उदित हुआ है, जो कि ऐसे प्रतिमानों की आधारशिला के रूप में विख्यात रही है। बैल प्रयोगशाला से अनेक विद्वानों का उद्भव हुआ और उन विद्वानों के द्वारा उन्होंने ख्याति प्राप्त की और प्रसिद्धि प्राप्त की। उनके द्वारा संचार के अनेक प्रतिमानों पर कार्य भी किया गया, अनुसंधान भी किया गया, रिसर्च भी किया गया। इसलिए बैल प्रयोगशाला से दो विद्वानों ने प्रसिद्धि प्राप्त की, यहाँ पर शैनन और वीवर। उन्होंने 1949 में संचार के इस प्रतिमान का प्रतिपादन किया है। उनका कहना है कि संचार के इस प्रतिपादन को हम टेलीफोनिक स्वरूप में, टेलीग्राफ के रूप में देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि स्रोत ये कह रहा है, मैसेजर की, सेंडर्स की बात है कि कौन संदेश दे रहा है। सेंडर को सूचना का मुख्य स्रोत माना गया है, संप्रेषण प्रणाली का आरंभन करने वाला या आरंभक माना गया है। दूसरा, परिवर्तक उसके संदेश को कैसे ट्रांसलेटेड किया जाएगा, उसको कैसे बदला जाएगा, उसकी कोडिंग कैसे की जाएगी। तीसरा है कि संकेत मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सिग्नल की बात कही गई है। प्राप्त करने वाले संकेत जो भेजे गए हैं और संकेत जो रिसीवर के द्वारा प्राप्त किए गए। यहाँ देखिए संकेत कोडिंग होकर संकेत आ रहे हैं या एनकोडिंग होकर फिर से प्रेषिती के पास जा रहे हैं। प्रेषिती उनको वापस डिकोडिंग करके अपने आप प्राप्त करता है, डिकोडर की भूमिका निभाता है। और वह अगर प्रेषक के पास पहुंच जाता है तो वह वास्तव में कहाँ पहुंच गया है, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया है। इसे ही गंतव्य स्थान के रूप में संबोधित किया गया है कि इसके माध्यम से संचार की प्रणाली पूर्ण होगी। परंतु एक और महत्वपूर्ण तत्व की बात कही है, वो है नॉइज, शोरगुल, जिसको विघ्न या बाधा कहा गया है। संचार की प्रक्रिया में यहाँ पर किसी प्रकार की एक बाधा भी हो सकती है, उसे ही विघ्न के नाम से जाना जाता है। इस संचार के प्रतिमान की कुछ कमियां भी हैं। इसकी मुख्य कमियां, एक रेखिक प्रक्रिया, केवल एक दिशा में गमन करता है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि 2 डायमेंशनल प्रोसेस है, परंतु यहाँ एक रेखीय प्रक्रिया इसको कहा गया है। यह एक सरल प्रतिमान है, इसमें वो जटिलताएं वो पूर्णता नहीं है। यहाँ सामग्री और संदेश को पहचानना आसान है सिग्नल के माध्यम से, परंतु उनका समाधान करना, उसको कोडिंग, एनकोडिंग को डिकोडिंग करना बड़ा मुश्किल है। इसका स्रोत या प्रमुख कारक निर्णय निर्माता को माना गया, सेंडर को माना गया है, और शोर एक विघ्न कारक है। यहाँ बाधा जो सबसे बड़ी है कि वो नॉइज की बात कही गई है, विघ्न इसमें बार बार उत्पन्न होता है। ये इस संचार के सिद्धांत की प्रमुख कमियां रही हैं। संचार के सिद्धांत को टेलीफोन प्रतिमान या टेलीग्राफ प्रतिमान के नाम से भी जाना जाता है। हमारा आज का चौथा प्रतिमान है न्यूकोम्ब का प्रतिमान। इसका प्रतिपादन न्यूकोम्ब ने किया, इसलिए इसका नाम न्यूकोम्ब प्रतिमान है। इस प्रतिमान का प्रतिपादन थियोडोर एम न्यूकोम्ब के द्वारा अपनी रचना ए अप्रोच टू द स्टडी ऑफ द कम्युनिकेटिव एक्ट्स 1953 के अंतर्गत किया गया। इस रचना
को थियोडोर एम न्यूकोम ने 1953 में लिखा है। अपनी इस लेखन कला में, अपनी इस कृति में, अपनी इस रचना में न्यूकोम ने इस संचार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसे बेसिकली सामाजिक संचार सिद्धांत भी कहा जाता है। न्यूकोम का यह कहना है, इस प्रतिमान के अंतर्गत किसी सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम की वह अध्ययन करने की बात कहता है। और सामाजिक प्रणाली में क्या क्या मेंटेन रखती है कम्युनिकेशन प्रोसेस? नंबर 1, सामाजिक संबंधों के संचालन का प्रतिमान है। किस तरह से सोशल रिलेशनशिप को ऑपरेट किया जाता है, इसके बारे में विवेचन करता है। दूसरा यह है, सामाजिक संतुलन में संचार की भूमिका को अभिव्यक्त करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन द इक्विलिब्रियम ऑफ सोशल इक्विलिब्रियम, सामाजिक संतुलन में संचार की क्या भूमिका है, इसको अभिव्यक्त करता है। तो सामाजिक संबंधों को संचालित करना और सोशल बैलेंस बनाए रखना इस सिद्धांत के मुख्य ध्येय होते हैं। यह प्रतिमान त्रिकोणीय प्रारूप में कार्य करता है, अतः इसे ABX प्रतिमान भी कहा जाता है। जैसा कि आप आरेख में यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर A प्रेषिती, B प्रेषक की भूमिका का निर्वहन कर रहा है, यहाँ पर A प्रेषिती की भूमिका का निर्वहन कर रहा है, और उन दोनों के बीच जो बातचीत हो रही है, जो भी मैसेज है वो प्रसंग है और उसे टॉपिक कंटेंट के रूप में देखा गया है। लेकिन यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रेषक और प्रेषिती दोनों, ये 2 डायमेंशनल प्रोसेस की बात इसने कही है। देखिए यहाँ पर जो एरो है कि प्रेषक से कोई सूचना कहाँ जा रही है, प्रेषिती के पास जा रही है, और वापस कहाँ जा रही है, वापस वह प्रेषक के पास जा रही है। इस समय जब पहली प्रक्रिया में प्रेषक B होता है और A प्रेषिती होता है, परंतु दूसरी प्रक्रिया में A प्रेषक होता है और B प्रेषिती होता है, और दोनों के बीच क्या संचार होता है, प्रसंग, जो भी बातचीत है उसका आधार उनके बीच शेयर किया जाता है विद अंडरस्टैंडिंग, समझदारी के साथ सार्थक व्यवहार। इसे न्यूकोम का प्रतिमान कहा जाता है। तीसरा, 5वां प्रतिमान है विल्बर और श्रेम का प्रतिमान। विल्बर और श्रेम का यह प्रतिमान पूर्वगामी रेखिक प्रतिमान का परिष्कृत उपागम था, जिसका प्रतिपादन 1954 में किया गया। लाइनर अप्रोच ऑफ कम्युनिकेशन जो था, उस रेखिक प्रतिमान का ही संशोधित स्वरूप है, उसको रेक्टिफाई कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर संचार प्रणाली न तो किसी एक बिंदु से शुरू होती है, इसका मतलब संचार प्रणाली कहाँ से शुरू होती है ये केवल सांकेतिक रूप से हमने बताया, लेकिन एग्जैक्ट शुरू कहाँ से इसका हम निर्धारण नहीं कर सकते। न ही किसी एक बिंदु पर समाप्त होती है और ना ही किसी बिंदु पर ये समाप्त होती है। तीसरा है, यह एक अंतहीन प्रक्रिया होती है जो 3 शब्दों से जुड़ी हुई है। इसका मतलब संचार प्रक्रिया ना तो किसी एक बिंदु से शुरू होती है और ना ही किसी बिंदु पर जाकर रुक जाती है। इसका मतलब है, इसका अभिप्राय है, संचार की प्रक्रिया सतत प्रक्रिया होती है जो हमेशा गमन करती रहती है। ना तो इसका आरंभिक बिंदु खो सकते हो, ना इसका समाप्ति बिंदु, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चलती ही रहती है। जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ है तब से हमारे विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। वो पहले सांकेतिक भाषा में था, वह मौखिक भाषा में था, और वह लिखित भाषा में है, और अब वह और ज़्यादा जो सूचना के साधन हैं, माध्यम है, उनके माध्यम से परिवर्तित स्वरूप में आ गया है। तो ये समय के साथ विकसित स्वरूप है। यहाँ 3 मुख्य शब्द होते हैं। कूट का निर्माण करना, इसका मतलब है कि एनकोडिंग करना। कूट विखंडन, इसका मतलब है डिकोडिंग करना। और व्याख्या, इसका मतलब इंटरप्रिटेशन, व्याख्या करना। सूचना भेजने वाला जो कूट निर्माण करता है, सूचना प्राप्त करने वाले को उस कूट का विखंडन करना होता है। वह तभी समझ सकता है किसी प्रेषक ने क्या सूचना भेजी है, उसके एनकोडिंग को जब तक डिकोडिंग में नहीं बदला जाएगा, सूचना प्राप्त करता उस सूचना को नहीं समझ सकता है, उसकी व्याख्या भी करनी होती है। इसलिए यहाँ देखिए इस डायग्राम में कि मैसेज होता है, मैसेज आपको दिखाई दे रहा है, इस चैनल में भी मैसेज होता है और इस चैनल में भी मैसेज हो रहा है। दोनों तरह भी मैसेज, सूचना का आदान प्रदान हो रहा है विथ अंडरस्टैंडिंग। लेकिन इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका है? यहाँ पर सबसे प्रभावी भूमिका कूट लेखक की होती है। इसका मतलब एनकोडिंग कौन कर रहा है, कूट डिजाइन कौन कर रहा है, जो संदेश है क्या उस संदेश की किस तरह से व्याख्या की गई है, क्या उसका इंटरप्रिटेशन निकाला गया है, और कूटवाचक जो कूट बनाकर भेजे गए हैं उनको पढ़ने वाला। तो यहाँ दोहरी भूमिका आप देख रहे होंगे कि कूट लेखक भी एक ही व्यक्ति है और वो कूटवाचक भी है। कूट लिखता भी है, कूट का निर्माण भी करता है और कूट का विखंडन भी करता है।
क्योंकि वह एक समय प्रेषक होता है, दूसरे समय वह प्रेषित होता है। एक क्षण वह सूचना भेजने वाला होता है, जबकि दूसरे ही क्षण वह सूचना प्राप्त करने वाला होता है। यहाँ देखिए कूटवाचक, अगर हम ये कहें कि ये प्रेषक है और ये रिसीवर है, ये प्रेषित है, तो दोनों के द्वारा ही कूट लेखक और कूटवाचक की, अब जब ये कूट लेखक होता है, ये जब मान लीजिए ए जब कूट लेखक होता है तो बी क्या होगा, बी कूटवाचक होगा। और जब बी क्या होगा, बी कूट लेखक होगा, तो ए क्या होगा, ए कूटवाचक होगा। व्याख्या दोनों के द्वारा की जाएगी, दोनों ही व्याख्या करेंगे जो भी इंटरप्रिटेशन होगा। इसलिए दोहरी भूमिका का निर्वहन किया जाता है। विल्बर और श्रेम का ये कहना है कि दोहरी भूमिका का निर्वहन यहाँ प्रेषक और प्रेषित के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट संचार का प्रतिमान है, संचार का नेक्स्ट प्रतिमान है डेविड ब्रेलो का प्रतिमान। डेविड ब्रेलो का क्या प्रतिमान है? डेविड ब्रेलो का कहना है कि बेसिकली इसका प्रतिपादन डेविड ब्रेलो के द्वारा किया गया है, अतः इसे ब्रेलो का उपागम कहा जाता है। यह संदेश भेजने वाले व्यक्ति और संदेश प्राप्त करने वाले के बीच के संबंधों को अभिव्यक्त करता है। इसका मतलब है कि डेविड ब्रेलो ये कहना चाह रहा है कि उन दोनों के बीच क्या संबंध होते हैं, दोनों के बीच कैसे संबंध होते हैं, इस संबंध पर निर्भर करता है, इसी संबंध पर यह निर्भर करता है कि किस तरह के उपागमों का संचालन किया जाएगा। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि क्या वास्तव में दोनों ही जो प्रेषक होता है प्रेषित होता है, उनके द्वारा इस व्यवस्था का सृजन किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। डेविड ब्रेलो की मान्यता है कि इस प्रतिमान की मान्यता है कि संदेश का ठीक से कूट निर्माण और कूट विखंडन किया जाना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है, कूट निर्माण करने के लिए, कूट का विखंडन करने के लिए सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो आवश्यकता है जो प्रेषक होता है और जो प्रेषित होता है, सूचना स्रोत यानी कि सेंडर सूचना भेजने वाला और प्रेषित सूचना प्राप्त करने वाला, दोनों के पास संचार कौशल अच्छे होने चाहिए, वो दक्ष होने चाहिए, उनके पास कुशलता होनी चाहिए। ये कौशल होने पर ही वे आसानी से कूट एनकोडिंग और डिकोडिंग, कूट निर्माण और कूट वाचन का कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेविड ब्रेलो के इस प्रतिमान को SNCR प्रतिमान के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमान के 4 मुख्य घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 4 मुख्य घटक होते हैं। और प्रत्येक मुख्य घटक के, यानी 4 में से 4 प्रत्येक मुख्य घटक होते हैं, उन प्रत्येक मुख्य घटक के अपने 5 उप घटक भी होते हैं। सब टाइप्स और सब हेडिंग्स होते हैं, सब एलिमेंट्स होते हैं। ये यहाँ पर कहा गया है कि सब एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है, देखिए कौन कौन से 4 मुख्य घटक होते हैं और उनके उप मुख्य घटक क्या होते हैं। इन पर परिचर्चा करने के बाद हम कमियों के बारे में परिचर्चा करेंगे। ये है डेविड ब्रेलो का प्रतिमान। डेविड ब्रेलो को इस प्रतिमान को SNCR प्रतिमान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? S का मतलब यहाँ सेंडर से है, M का मतलब यहाँ मैसेज से है, C का मतलब यहाँ चैनल से है और R का मतलब यहाँ रिसीवर से है। इन चारों के नोमेनक्लेचर के आधार पर ही इसे SNCR प्रतिमान भी कहा जाता है। प्रेषक, संदेश, माध्यम और प्रेषित, ये 4 मुख्य घटक होते हैं। इसमें से प्रत्येक घटक के, आप यहाँ देख रहे होंगे कि प्रत्येक घटक के 5 उप मुख्य घटक भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि प्रेषक से हम आरंभ करते हैं। संप्रेषण पहला उप घटक है, कौशल अभिवर्ती, ज्ञान, सामाजिक प्रणाली और संस्कृति। इसका मतलब है कि प्रेषक पर इन 5 तत्वों का प्रभाव पड़ता है। कौन से 5 तत्व हैं? संप्रेषण कम्युनिकेशन कैसे करता है, कौशल उसके पास स्किल कैसी है, उसके पास एटीट्यूड स्किल कैसी है, बातचीत करने का क्या तरीका, नॉलेज, वह किस स्तर का ज्ञान रखता है, उसकी शिक्षा स्थिति क्या रही है। नेक्स्ट, सामाजिक प्रणाली, वह किस प्रकार की सामाजिक परिवेश में रहता है। और लास्ट है संस्कृति, वह किस प्रकार के सांस्कृतिक जीवन यापन से जुड़ा हुआ है। इन 5 तत्वों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। दूसरा मुख्य घटक है संदेश, मैसेज। और मैसेज पर कौन से 5 तत्वों का प्रभाव पड़ता है, आपका संदेश कैसा है, यह इस बात पर डिपेंड करता है संदेश की कंटेंट, सामग्री कैसी है। आप जो संदेश देना चाहते हो,
क्या उस संदेश की सामग्री यूजफुल है, क्या वो टेक्निकल है, क्या वो इफेक्टिव है, क्या वो प्रासंगिकता रखती है या नहीं, ये घटक उसके मुख्य एलिमेंट्स क्या है। उपचार अर्थात उस घटक के द्वारा, उस संदेश के द्वारा क्या आप समस्या का समाधान करना चाहते हो, उस संदेश की संरचना क्या है, कंपोजिशन क्या है, और संदेश को भेजने के लिए आपने कौन से कोड्स का यूज किया है, कैसे कोड आपने बनाए हैं। इसका मतलब यह कूट निर्माण से संबंधित है कि कूट का निर्माण कैसे किया है। देन नेक्स्ट है माध्यम, मीन्स चैनल एंड मीडियम के नाम से इसको जाना जाता है। प्रेषक और प्रेषित के बीच इस सूचना का संचार किन माध्यमों से होता है, वो अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ बेसिकली 5 माध्यमों की बात कही है। 5 माध्यमों के लिए यहाँ ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया गया है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। यहाँ सुनना जो कानों के द्वारा होता है, देखना आँखों के द्वारा, छूना यानी स्पर्श करना जो अपनी चमड़ी स्किन होती है स्पर्श करना, फिर है सूंघना ये नाक के द्वारा, चखना जिह्वा के द्वारा। इसका मतलब 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कौन सा माध्यम है। क्या आप कानों से सुन रहे हैं, क्या आप मेरे व्याख्यान को आंखों से देख रहे हैं, क्या आप स्पर्श कर सकते हैं, क्या आप सूंघ सकते हैं, क्या आप टेस्ट कर सकते हैं, चख सकते हैं, स्वादिष्ट कैसा है, स्वाद कैसा है। इसका मतलब है कि जो भी माध्यम होगा उस माध्यम को 5 तरह की ज्ञानेंद्रियां प्रभावित करती हैं। मेरा ज्ञान क्या मीठा है, आप ये श्रोता बता सकते हैं। क्या मेरे ज्ञान को आप स्पर्श कर सकते हो, उस ज्ञान तक पहुंच सकते हो। क्या मेरे ज्ञान को आपकी घ्राण शक्ति में, आपकी घ्राण शक्ति है कि इतनी कि वो ज्ञान को सूंघ सकती है, और क्या वह ज्ञान को देखा जा सकता है और उस ज्ञान को सुना जा सकता है। नेक्स्ट है प्रेषित। यहाँ पर देखिए आप प्रेषित और प्रेषक दोनों ही पैरेलल भूमिका निभाते। इनका भी यहाँ पर यही कहना है कि दोनों की समानांतर भूमिका होती है, और इस समानांतर भूमिका के कारण दोनों ही समान तत्वों से प्रभावित होते हैं, या दोनों ही समान 5 उपघटक रखते हैं। संप्रेषण, कौशल, अभिवृत्ति, ज्ञान, सामाजिक प्रणाली और संस्कृति। इनका न केवल प्रेषक अपितु प्रेषित पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब प्रेषक संदेश भेज रहा होता है तब तो वो संदेश भेजने वाले की भूमिका में होता है, परंतु जब वह संदेश प्राप्त कर रहा होता है तो वो रिसीवर की भूमिका में होता है। इसलिए दोनों भूमिकाओं का उसको निर्वहन करना होता है। नेक्स्ट प्रतिमान है संप्रेषण का कुंडलित प्रतिमान। संचार के चक्रधार प्रतिमान का प्रतिपादन फ्रैंक ड्रांस के द्वारा 1967 ईस्वी में किया गया है। इसके अंतर्गत संचार निर्विघ्न रूप से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर गमन करता है। इसका आकार त्रिआयामी वस्तु के समान या सर्पिलाकार होता है। इसका मतलब है कि संप्रेषण का यह अंतिम प्रतिमान है, और इस प्रतिमान का प्रतिपादन फ्रैंक डांस के द्वारा किया गया है, इसलिए इसे डांस प्रतिमान भी कहते हैं। डांस का मतलब यह नाचने से नहीं है, फ्रैंक डांस व्यक्ति का नाम है, विचारक का नाम है। इसलिए ये कह रहा है कि यहाँ किस तरह से, हालांकि ये डांस करने वाली पोजीशन में कम्युनिकेशन कर रहा है, घूम रहा है, परंतु इसका मतलब इस बात से नहीं है कि वो डांस कर रहा है। ये कम्युनिकेशन के चैनल और कम्युनिकेशन के तरीके की बात कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इसको कहा जाता है। ये एक बिंदु होता है, इस बिंदु से जो आपको बिंदु दिखाई दे रहा है, इस बिंदु से जो संचार है वो संचार ऊपर की ओर गमन करता है, इसको अपवार्ड्स कहा जाता है। ये अपवार्ड्स की पोजीशन में है, और यहाँ से वापस ये है डाउनवार्ड की स्थिति में, ये अधोगामी है। इसका मतलब है कि यहाँ संचार ऊर्ध्वगामी भी होता है, अपवार्ड्स भी होता है, और अधोगामी नीचे की तरफ भी होता है। दो ही तरीके से यहाँ संचार की विधि मेथड होती है, या तो संचार नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है। ये एक साइक्लोन की तरह आपको दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा बिंदु है, और इस छोटे से बिंदु से आगे बढ़ता, इसका दायरा बढ़ता जाता है, कंटिन्यूसली धीरे धीरे सीमाओं में विस्तार होता जा रहा है, और ये और विस्तृत हो जाता है। इस तरह से ये है त्रिआयामी वस्तु के समान सर्पिलकार, जिसको आपने मूंग या मोट की जो फड़ी देखी होगी वो स्प्रिंग की तरह घूम रही होती, गोल गोल। स्प्रिंग देखी होगी आपने, स्प्रिंग घूमती रहती है। तो स्प्रिंग घूम घूम कर यहाँ, हालांकि स्प्रिंग का सेम साइज होता है, लेकिन स्प्रिंग की तरह ये कम्युनिकेशन बढ़ रहा है। ऊपर से इसका आकार बड़ा होता है, नीचे से इसका आकार छोटा। एक बिंदु से, यहाँ ये कहना है किसी एक बिंदु से शुरू होती है, किसी एक बिंदु पर
पहुंचती है गंतव्य स्थान, फिर वहां से वापस शुरू होती है और फिर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। ये यहाँ पर संप्रेषण जो कुंडलित प्रतिमान है उस फ्रेंक डांस का ऐसा कहना है। फ्रेंक डांस ये भी कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से ऊपर बढ़ने पर आकार इसलिए बढ़ जाता है कि धीरे धीरे जो कम्युनिकेटर्स होते हैं, जो सेंडर्स होते हैं, उनकी कमिटमेंट की पोजीशन बढ़ जाती है और ज़्यादा उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, उनकी सीमाओं का विस्तार होने लगता है, संप्रेषण विस्तृत हो जाता है, वाइडर एस्पेक्ट ग्रहण कर लेता है, विस्तृत दायरा प्राप्त कर लेता है, इसलिए इसका आकार ऊपर से बड़ा होता है और ऊपर से नीचे की ओर आने पर इसका दायरा छोटा हो जाता है गंतव्य स्थान तक। नेक्स्ट टॉपिक है अपना संचार के आवश्यक घटक क्या है, कौन कौन से तत्व हैं जो संचार के लिए आवश्यक होते हैं अथवा संचार की प्रक्रिया में उन तत्वों को शामिल किया जाए तो बहुत अच्छा या प्रभावी संप्रेषण हो सकता है। सबसे पहला तत्व है स्पष्टता। इसका मतलब है कि जो भी आप संदेश अपने श्रोतागण तक देना चाहते हैं, रिसीवर तक पहुंचाना चाहते हैं, वह संदेश कम से कम शब्दों में और स्पष्ट होना चाहिए। उसमें घुमा फिरा कर बात नहीं। कई बार आपने देखा होगा कोई व्यक्ति अपनी बात कहता ही नहीं, उसको कहना क्या है वो कहता नहीं है, बस बात कहे जा रहा है, उसमें क्लियरिटी नहीं होती, उसके आइडियाज में क्लियरिटी नहीं होती, इसलिए वो साफ साफ आपको एक वाक्य में या एक पंक्ति में जो बात कहनी है उसके लिए 20 पंक्तियां सुनाता है, तब जाकर वो उसकी बात पूरी होती है। इसका मतलब उसमें क्लैरिटी नहीं होती है। नेक्स्ट संगति, इसका मतलब है कि क्या जो बात कही जा रही है, संदेश पहुंचाया जा रहा है, क्या वो वास्तव में तारतम्यता रखता है। जो संदेश आप भेज रहे हो और जिस उद्देश्य से भेजा जा रहा है, क्या उद्देश्य और संदेश के बीच कॉम्बिनेशन बना हुआ है, या आप जिस व्यक्ति को संदेश देना चाह रहे हो क्या वास्तव में उसके पास ही संदेश जा रहा है या किसी दूसरे के पास जा रहा है। पर्याप्तता, इसका मतलब है कि संदेश में सामग्री, जो विशेष सामग्री है वो पूर्ण होनी चाहिए, सभी नियमों का पालन करना चाहिए और वह संदेश में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। समयबद्धता, समय पर ही संचार समय का बहुत महत्व होता है। संचार में समय तत्व का आम जीवन में महत्व होता है। सही समय पर आपको सही व्यक्ति तक बात पहुंचानी, अगर आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो समयबद्धता तत्व की उपयोगिता खत्म हो जाएगी और संप्रेषण कुशल नहीं होगा, वह अकुशल संप्रेषण होगा। जैसा इतिहास में आपने पढ़ा होगा, रानी कर्मावती की हुमायूं को राखी भेजी गई और उसने रक्षा करने के लिए, तो संदेश सही समय पर मैसेज का जाना बहुत जरूरी है। एक रूपता, जो मैसेज आप भेज रहे हो उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सभी लोगों को एक जैसा मैसेज ही जाए, अलग अलग संदेश अलग अलग प्रकृति का अलग अलग स्वरूप में नहीं जाना चाहिए, एक ही स्ट्रक्चर में मैसेज को आप कन्वे करोगे। लचीलापन, इसमें रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, कुछ बदलाव अगर आपको करने हैं तो आपको बदल जाना चाहिए। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। रिजिड होना संप्रेषण को इफेक्टिव नहीं बनाता, उसकी इफेक्टिवनेस को कम कर देता है। स्वीकार्यता, कई बार आपने संप्रेषण किया, मैंने पढ़ाया या उसमें कोई कमी रहेगी, गलती रहेगी, तो यह सेंडर को हमेशा स्वीकार करने की पोजीशन में होना चाहिए कि हाँ मुझसे गलती हुई है और मैं आगे इसको सुधार सकता हूँ। स्वीकार्यता, गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती करने के बाद उसको स्वीकार नहीं करना ये उससे बुरी बात है, इसलिए स्वीकार्यता संचार के लिए बहुत आवश्यक है। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, SMS जो टेक्स्ट एडिट मैसेज आप करते हो, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, अन्य जो सोशल मीडिया इक्विपमेंट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, विकिपीडिया है, गूगल है, जो भी है, इन टेक्नोलॉजी का आपको यूज करना चाहिए, जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन जो मैं भी यूज करके आप तक इस लॉकडाउन पीरियड में पहुंचा रहा हूं, वरना ये संभव नहीं होता। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के बिना यह कम्युनिकेशन नहीं होता और मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों को इस पाठ्यक्रम के शेष भाग को उनके पास नहीं पहुंचा सकता। नेक्स्ट, संचार की बाधाएं, कुछ बैरियर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं कम्युनिकेशन बड़ी आसान है और वो कंप्लीट हो जाती है, उसमें कुछ बाधाएं भी होती हैं। बाधाओं में सबसे पहले शब्दार्थ संबंधी बाधाएं, एक शब्द के बहुत से मीनिंग अर्थ हो सकते हैं, मैं क्या शब्द बोल रहा हूं और सुनने वाला उसका भिन्न अर्थ ले सकता है, इसलिए शब्द के अर्थ संबंधी बाधाएं यहाँ पर उत्पन्न होती हैं। जैसे कहा जाए कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकार, कनक और कनक इसमें फर्क है, कनक का मतलब सोना भी है और जो कनक है उसका मतलब धतूरा भी है, तो आप एक ही शब्द है परंतु उसके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। तो संचार की सबसे बड़ी बाधा है कि आप जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हो क्या उस शब्द का रियल मीनिंग
रिसीवर प्राप्त करेगा या नहीं करेगा। दूसरी है साइकोलॉजिकल बैरियर, मनोवैज्ञानिक बाधा है। कक्षा में छात्र बैठे हुए हैं परंतु छात्र का ध्यान हॉस्टल में गया हुआ है, हॉस्टल की चपातियों पर गया हुआ है कि भूख लगी हुई है, रोटियां खत्म हो जाएंगी, ठंडी रोटियां मिलेंगी। तो ये मनोवैज्ञानिक टीचर जो पढ़ा रहा है उसको कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, वह कम्युनिकेशन सम कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि साइकोलॉजी रूप से कुछ बच्चे बाहर हैं, वो फिजिकल रूप से कक्षा में बैठे हुए हैं, किसी को चिंता हो सकती है, किसी को कहीं जाना है, किसी की ट्रेन छूटने वाली है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोसेस एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है कि सेंडर और रिसीवर, प्रेषक और प्रेषित का मनोविज्ञान, मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए, वो सामान्य अवस्था में होनी चाहिए, उनका ध्यान एकाग्रचित होना चाहिए। ये भी बाधा है। तीसरी बाधा है वैचारिक अवरोध की बाधा है। कोई निष्पक्ष होकर या स्वतंत्र होकर अपने आइडिया रख रहा है और आप ये देख रहे हैं आइडियोलॉजिकल मंच से कि वह कौन से मंच से बोल रहा है, किसकी तरफ से बोल रहा है। अच्छा, कांग्रेस के प्रोग्राम में गया है, बीजेपी के प्रोग्राम में गया है, साम्यवादियों के प्रोग्राम में गया है अथवा वह किसी बीजेपी समर्थक के कार्यक्रम में गया है, उसकी जो बात है, उसका जो संदेश है, उस संदेश को अगर आप आइडियोलॉजिकल लेवल पर लेते हैं तो उसकी निष्पक्ष व्याख्यान को भी आप पार्टी के नजरिए से देखने लग जाते हैं। ऐसा आपने अनेक बार महसूस किया होगा। इसलिए बेचारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की बाधा भी आती है। कठोर नियम और विनियम, कई बार जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनका बैरियर भी कम्युनिकेशन के लिए बाधा बन जाता है। स्थिति संबंध बाधा है, यह स्टेटस लेवल की बैरियर है कि कोई स्टेटस को, अपने पद को सिंबल बना लेता है। जैसे कोई टीचर या ऑफिसर्स, ये माने कि मैं ऑफिसर हूँ और सामने वाले आम जनता है, मैं टीचर हूँ और सामने वाला विद्यार्थी है, उसको मैं क्या समझता हूँ, मैं पद में बड़ा हूँ, मुझे सैलरी ज़्यादा मिलती है, मुझे लोग पूछते हैं, या मैं सरकार का आदमी हूँ, या सरकार तक मेरी पहुँच है। इस स्टेटस के कारण भी कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। उपादेय बाधाएं, उसकी प्रासंगिकता संबंधी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो क्या उस कम्युनिकेशन का इस समय कोई रेलेवेंस है या नहीं है। देन नेक्स्ट है जटिल संरचना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी होता है। अनेक बार कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, उसकी जटिल संरचना होती है, आप उसको समझा नहीं पा रहे हो, अथवा बहुत ही हार्ड कम्युनिकेशन होता है, अथवा वह एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो सकती है। लास्ट बैरियर है परिवर्तन का विरोध संबंधी बाधाएं। ये रेसिस्टेंस टू चेंज है, परिवर्तन करना नहीं चाहते, बदलाव नहीं करना चाहते। मान लीजिए मैनुअल काम होता है और हम संगठन में ये चाहते हैं कि ई ऑफिस होना चाहिए, परंतु जो मैनुअल काम करना चाहते हैं उनको अब काम करना पड़ेगा, अथवा उनको जो आर्थिक और अन्य लाभांश थे अब नहीं मिलेंगे, वो बैठ नहीं पाएंगे, उन पर निगरानी रहेगी, उनको जवाब देना पड़ेगा, इसलिए प्रतिरोध करते हैं। मान लीजिए कि किसी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में ये केवल उनके लिए नहीं कहा, सभी के लिए, गैर शैक्षणिक कार्मिकों को कहा जाए कि वो ई ऑफिस का निर्माण करें, वो प्रतिरोध करेंगे। मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय में शिक्षकों को कहा जाए कि वो ऑनलाइन कक्षाओं का प्रबंध करें इस महामारी के दौर में, तो वो भी प्रतिरोध कर सकते हैं, वो नहीं पढ़ाएं, ऐसा भी हो सकता है। चेंज, इसका कम्युनिकेशन में परिवर्तन का विरोध संबंधी बाधा भी आता है। कम्युनिकेशन हो सकता है परंतु परिवर्तन का विरोध करते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन की में बैरियर उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आज का, संचार का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। किसी उद्यम के लक्ष्यों को स्थापित करना और उनका प्रसार करना कम्युनिकेशन के माध्यम से आप गोल्स के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बता सकते हैं, उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। किसी उद्यम की सुचारू कार्य प्रणाली प्रभाव संचार प्रणाली पर निर्भर करती है। इसका मतलब है कि उसकी जो वर्किंग स्टाइल है वो इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन पर डिपेंड करती है। तीसरा महत्व, ये महत्वपूर्ण निर्णय लेने में प्रशासन की मदद करता है। कम्युनिकेशन संप्रेषण एडमिनिस्ट्रेटर को जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं उनमें बातचीत करने के लिए सहायता करता है। यह योजना, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में भी सहायता करता है। और लास्ट में तो ये पर्यवेक्षण का एक उपकरण है। इट मीन्स इट इज ए टूल ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके माध्यम से आप बातचीत करके पता भी लगा सकते हैं कि जो कार्य किया जा रहा सही है नहीं है, कार्मिकों से बातचीत करके। तो कम्युनिकेशन आपको पर्यवेक्षण की भूमिका भी प्रदान करता है। और लास्ट में निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि कम्युनिकेशन के जो प्रतिमान है बेसिकली वो अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग पृष्ठभूमि के आधार पर प्रतिपादित किए गए हैं, परंतु सबका एक ही मुख्य ध्येय है कि एक सूचना देने वाले के द्वारा वह सूचना सही स्वरूप में सूचना प्राप्त करने वाले तक पहुंच जानी चाहिए। यही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। आज के यह व्याख्यान इसी के साथ समाप्त हुआ और आप सभी लोगों का
बहुत बहुत धन्यवाद।